नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रविवार 26 अक्टूबर से आसियान समिट शुरू हुआ है। आपको बता दें कि 47वें आसियान शिखर सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की एक चौथाई जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। हम गहरे ऐतिहासिक संबंधों और साझे मूल्यों से जुड़े हुए हैं। हम केवल व्यापारिक नहीं, सांस्कृतिक साझेदार भी हैं। आसियान भारत की एक्ट इन पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी हमारी सदी है, भारत और आसियान की सदी। मुझे भरोसा है कि आसियान कम्युनिटी विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरी मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। पीएम मोदी ने आसियान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं। हम केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक साझेदार भी हैं। भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग एक चौथाई जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सिर्फ ज्योग्राफी ही शेयर नहीं करते, हम गहरे ऐतिहासिक संबंधों और साझे मूल्यों की डोर से भी जुड़े हुए हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं। हम केवल व्यापारिक नहीं, सांस्कृतिक साझेदार भी हैं। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नकली यमुना तैयार कर रही है, जिसमें वजीराबाद से साफ पानी पाइपलाइन के जरिए चोरी कर डाला जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पर्व के दौरान यमुना के वासुदेव घाट पर डुबकी लगाने जा सकते हैं। उनका ये कहना है कि पूर्वांचली वोटरों को लुभाने के मकसद से ये पूरा दिखावा किया जा रहा है, क्योंकि असल यमुना का पानी अत्यधिक प्रदूषित है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीने के पानी की पाइपलाइन से साफ पानी मोड़कर एक नकली घाट तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में साफ पानी दिखाया जा सके। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी सरकार को गरीब पूर्वांचलियों की असल चिंता नहीं है, ये सब केवल राजनीतिक दिखावा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है। और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सके। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। नमस्कार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रविवार को कटिहार में चुनावी सभा के दौरान वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया।
तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा ऐसी ताकतों के साथ खड़े रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन बिहार में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने तंज कसते हुए ये कहा कि बीजेपी का नाम भारत जलाओ पार्टी होना चाहिए। आरजेडी नेता ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वक्फ एक्ट को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के लोग 20 साल पुराने शासन से ऊब चुके हैं और अब सरकार भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं में डूबी हुई है। तेजस्वी यादव ने सीमांचल क्षेत्र के विकास का वादा करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने इस इलाके की अनदेखी की है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार आने पर सीमांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस क्षेत्र में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। वहीं तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि एनडीए उनकी चुनावी वादों की नकल कर रही है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की पहल हमने की थी, अब सरकार ने इसे 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए किया है, जबकि हमारी सरकार बनने पर पेंशन 2000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की चर्चित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर विरोध तेज हो गया है। शनिवार से शुरू हुआ यह आंदोलन रविवार को और ज्यादा भड़क उठा, जब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बसपा प्रमुख मायावती के लखनऊ स्थित आवास के बाहर जुट गए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले की सही तरीके से पैरवी नहीं कर रही, जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया अब तक अधर में लटकी हुई है। प्रदर्शनरत अभ्यर्थियों का ये कहना था कि मायावती हमेशा बहुजन समाज के अधिकारियों की आवाज उठाती रही है, इसलिए उन्हें उनसे पूरी उम्मीद है। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर बहन जी चाहें तो प्रदेश सरकार से बात कर इस समस्या का समाधान करवा सकती हैं। उनका कहना है कि हम सभी बहुजन समाज से हैं और मायावती जी हमारी हितैषी रही हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि वो हमें न्याय जरूर दिलाएंगी। अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि सरकारें शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावे तो बहुत करती है, लेकिन वो युवा जो सालों से तैयारी कर रहे हैं आज भी नियुक्ति की प्रतीक्षा में भटक रहे हैं। उनके अनुसार ये सिर्फ रोजगार का नहीं बल्कि भविष्य से जुड़ा सवाल है, जिस पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रद्युम्न दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए। प्रद्युम्न, क्या ये पूरा मामला की नियुक्ति जो है भर्ती प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर हंगामा हो रहा है? बिल्कुल लता जी, बताना चाहेंगे कि ये लगातार 3 दिन से जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार 3 दिन से लखनऊ में धरना चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि कल जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य के आवास को घेराव किया गया था, उसके बाद में वहां भी जितने भी ये शिक्षक हैं वो लोग वहां भी ज्ञापन दिए थे और वहां से आज जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आवास को घेराव करते हैं और वहां पे जितने भी शिक्षक हैं उन लोग वो सब लोग एकजुट होकर के बहन जी से गुहार लगाई है कि ये शिक्षा को लेकर के हमेशा आगे रहते हैं और न्याय दिलाती है, तो उसको लेकर के हमें भी न्याय दिलाया जाए और सरकार से बात की जाए कि जो शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी तक भर्ती नहीं हुई है और काफी समय से लगातार ये जो युवा हैं ये परेशान हैं, तो उसको लेकर के हमें न्याय दिलाया जाए। और वही साथ साथ में नारा और भी लगाया कि पीडीओ को जो है न्याय दिया जाए और साथ साथ में जो है पीडीओ को साथ दिया जाए। जो मायावती के वहां पे घिरा हुआ उसको लेकर के जो जितने भी वहां पे युवा थे वो पुलिस से झड़प भी हुई और पीछे हटने को लेकर के तैयार नहीं थे। तो वहीं जो प्रतिमंडल जो जितने भी वहां पे धरना दे रहे थे उनके साथ साथ में उसमें से कुछ लोग बाहर आए जिसको जो वहाँ के वो जो प्रतिनिधि थे। प्रद्युम्न, ऐसे में शासन की तरफ से क्या इसमें जवाबदेही की जा रही है कि आखिर क्यों 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी जो है नियुक्ति का इंतजार हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि ये जो अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई उसको लेकर के जितने भी जो 69,000 भर्ती थी उसमें काफी जो सरकार की तरफ से एक अभी कुछ मंथ पीछे एक आदेश जारी हुआ था कि जिसमें भी जितनी भी वहां पे जो डिग्रियां लगाई गई हैं उसको लेकर के कुछ उसमें फर्जी तरीके से भी डिग्रियां लगा करके जो है इसमें भर्ती हुई है, जिसकी वो जांच हो रही है। जांच होने के बाद में ही सबको नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि जांच हो रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये 5 साल बीत गए हैं और 5 सालों से जो ये अभ्यर्थी है इंतजार कर रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र का, क्या अब भी जांच बाकी है? अब भी कोई कोर कसर बाकी है कि इसमें क्या होना है? जी बिल्कुल, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसमें जितनी भी जो भर्तियां हुई हैं उसमें कितनी
गलत तरीके से हुई है और कितनी सही तरीके से, तो अभी इसमें जो जांच रिपोर्ट है वो अभी सरकार के पास नहीं पहुंची है। जो वहाँ टीम गठित की गई थी जांच को लेकर के, तो अभी जांच जो वहाँ पे अधिकारी कर रहे थे उनके द्वारा अभी सरकार को किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। इसको लेकर के जो अभी नियुक्ति किसी को नहीं दी जा रही है। जी लता वाकई जी। बहुत शर्मनाक है। इसके अलावा जिस तरीके से सरकार पर जो आरोप भी लग रहे हैं कि एससी में सुप्रीम कोर्ट में जो है कमजोर पैरवी के आरोप लगे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब इसका क्या समाधान निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रद्युम्न, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि दरअसल लंबे समय से जो ये प्रदर्शनकारी है अपनी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी जब नियुक्ति पत्र इन तक नहीं पहुंचे तो एक बार फिर से ये सड़कों पर है और ये न्याय की मांग कर रहे हैं। और ये आरोप भी दरअसल सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि जो है पैरवी को कमजोर करने का काम किया गया, जिसके चलते मायावती से जो है अब ये युवा न्याय की गुहार लगाते सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं। छठ पर्व की तैयारी को लेकर नोएडा स्टेडियम में जोर शोर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि रविवार को डीसीपी यमुना प्रसाद ने स्टेडियम परिसर में बने छठ घाटों का निरीक्षण किया। उनके साथ एडीसीपी सुमित शुक्ला और एसएचओ सुबोध कुमार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सुरक्षा इंतजाम और भीड़ प्रबंधन की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस ने विशेष सुरक्षा योजना तैयार की। स्टेडियम परिसर में सफाई, बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। डीसीपी यमुना प्रसाद ने कहा कि छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जल पुलिस और ट्रैफिक विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो नियमों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। नोएडा पुलिस ने भरोसा दिलाया कि छठ पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराया जाएगा। जनपद गौतम बुद्ध नगर में छठ त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस बल कटिबद्ध है। सभी जगह ड्यूटी लगाई गई है, सादे वस्त्रों में ड्यूटी लगाई है, फायर सर्विस की ड्यूटी लगाई गई है और इसके साथ हमारे जो ट्रैफिक है उनका भी डायवर्जन रखा गया है। इसी के साथ हमारे यहाँ कुल 52 घाट हैं जो अपने स्तर पे तैयार किए गए हैं, लोकल सोसाइटियों में तैयार किए गए हैं। वहाँ पे ये त्योहार मनाए जाएंगे। 4 मुख्य स्थान हैं जहाँ पे काफी संख्या में भीड़ होती है और बड़े आयोजन होते हैं। इसमें जो 2 हमारे मुख्य आयोजन स्थल हैं उसमें एक 20 में, एक 39 में और एक हमारा 24 में, जहाँ अभी खड़े हैं आप लोग स्टेडियम क्षेत्र में बहुत बड़ा आयोजन होता है। इसी के साथ जो हमारा मूल प्रमुख स्थल है वो थाना क्षेत्र 126 में कालिंदी नदी जो यमुना नदी है उसके घाट है, वहाँ पे आयोजन होता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, छठ का पूजन करते हैं, जिसको सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस कटिबद्ध है और लगातार ड्यूटियां लगाई गई हैं। जनपद संभल में शारिक साटा की गिरफ्तारी को लेकर एसआईटी ने कार्रवाई तेज कर दी है। टीम ने उसके घर पर बुनियादी कर 84 BNS का नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर शारिक साटा 30 दिनों के भीतर पुलिस या फिर अदालत के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी संपत्ति जो है कुर्क कर ली जाएगी। आपको बता दें शारिक साटा के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें आपको बताएं कि साल 2020 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश वो भाग गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार शारिक साटा संभल हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और उसकी तलाश में एसआईटी लगातार दबिश दे रही है। 24 नवंबर 2024 को पिछले साल कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशानुसार निर्देशानुसार हरीर मंदिर जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। उस दौरान एक हिंसात्मक घटना हुई जिसमें 4 लोगों की डेथ हुई। उसमें शारिक साटा नामक व्यक्ति है, उसका नाम मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में उभर कर आया। उस व्यक्ति को तब से पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने में पता चला कि यह व्यक्ति कुछ साल पहले देश छोड़ के भाग गया है। पुलिस के द्वारा इसको विभिन्न स्थानों पे दबिश देने के बाद, दस्तक देने के बावजूद नहीं मिलने पे 84 BNSS में उसके खिलाफ इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवाया गया है और ये नोटिस इसके आवास पे चस्पा किया गया है। इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस है वो पहले से इशू कर दिया गया है। अब विभिन्न एजेंसियों से बातचीत करने के बाद में रेड कॉर्नर नोटिस है वो इसके खिलाफ इशू करवाया जाएगा ताकि इस व्यक्ति को समय रहते पकड़ा जा सके। वर्तमान में ये व्यक्ति विदेश में बैठ के वहां से ही विभिन्न गाड़ी चोरी की घटनाओं को NCR में और यहाँ उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे हैं और ये 3 दशक से जराइम की दुनिया के अंदर एक सक्रिय अपराधी के रूप में अपना कार्य कर रहा है। शारिक साटा की गैंगस्टर के तहत पूर्व में 2 करोड़ से अधिक रुपए की जमीन है, उसको जब्त करके गैंगस्टर एक्ट के सेक्शन 15 के तहत सरकार में निहित करवाया गया था और इसकी अन्य संपत्तियां जराइम की दुनिया से कमाया गया पैसा उसको खंगाला जा रहा है ताकि समय रहते इसकी जितनी भी इस तरीके की जराइम की दुनिया से कमाई गई जितनी संपत्ति है उन सबको जब्त किया जा सके।
सहयोगी रामपाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। रामपाल, शारिक साटा जो कि हिंसा का मास्टरमाइंड है, एसआईटी का जो शिकंजा अब कसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, मैं बता दूं लता, यहाँ पर संभल हिंसा का मुख्य आरोपी शारिक साटा को जो कि खिलाफ जो है एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर उसके घर पर नोटिस चस्पा किए हैं। उसकी कुर्की का जो है प्रक्रिया जो है कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर की गई है। संभल में शारिक साटा वाहन तस्करी और शस्त्र तस्करी का बड़ा वो था, आरोपी था। और उस 2024 में ये जो जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद में जो सर्वे हुई थी, सर्वे के दौरान हिंसा का मुख्य आरोपी जो है शारिक साटा है। और इसके जो है ये विदेश में जो दिल्ली होते हुए ये विदेश भाग गया था 2021 के लगभग में, और 2020 या 21 में ऐसा ही भाग गया था। और उसके बाद में आज ये लगातार ये संभल हिंसा के बाद से ये फरार चल रहा है। और इसमें जो लगातार पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। संभल हिंसा के सभी आरोपियों के खिलाफ जो है लगातार संभल पुलिस कार्रवाई करती हुई देखी जा रही है। तो जो संभल हिंसा का जो मुख्य आरोपी है शारिक साटा, ये जो है इसमें संभल हिंसा के दौरान हथियार मुहैया कराने, विदेशी कारतूस और जो है वो सब तरह के जो दस्तावेज थे उस पर ये शस्त्र मुहैया कराने के जो आरोप इस पर लगे थे। और जो है अयान और बिलाल और रेहान, इनकी हत्या के भी आरोप इस पर लगे हैं। जिस तरीके की हत्या जिससे संभल हिंसा हुई थी वो बहुत खौफनाक थी संभल के अंदर। उसके बाद से पुलिस ने जो है मोर्चा संभाला और किस तरह पर इन आरोपियों पर जो है शिकंजा कसता हुआ देखा जा रहा है। तो वहीं संभल अब जो है 3 दिन का न्यायालय के आदेश पर एसआईटी ने 3 दिन का इनको समय दिया है। अब 3 दिन के अंदर अगर ये पेश हो जाते हैं न्यायालय के अंदर तो उसके बाद में आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर ये 3 दिन के अंदर पेश नहीं हो पाते हैं तो जो इनकी जो कुर्की की कार्रवाई है वो की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका रामपाल, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत। तो आपको बता दें कि हिंसा का मास्टरमाइंड संभल का जो है शारिक साटा अब शिकंजा कसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें 3 दिन का जो है समय दिया गया है। और अगर पेश नहीं हुआ तो जो है शारिक साटा के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिर फर्जी पासपोर्ट से जो है 2020 में आपको बताएं कि विदेश भागा था शारिक साटा, लेकिन अब जो है हिंसा का मास्टरमाइंड एसआईटी के निशाने पर है। पूरी जांच हो रही है और जिस तरीके से हिंसा भड़काने का जो मेन मास्टरमाइंड शारिक साटा, तमाम खुलासे जो है शारिक साटा को लेकर हुए हैं, इसको लेकर जो है पुलिस की जांच हालांकि इस पूरे मामले पर हो रही है। और तमाम जो है अलग अलग एंगल्स भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर क्यों और किस मंशा के चलते शारिक साटा ने जो है इस पूरे घटना को अंजाम दिया। अब जो है आपको बताएं कि एसआईटी साफ तौर पर अपने इस पूरे मिशन को लेकर काम कर रही है। और ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो तय समय सीमा की गई है शारिक साटा के जो है पेश होने की, अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होता है, अपना जवाब नहीं देता है, तो दरअसल उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होगी, संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। तो शारिक साटा के घर पर चस्पा हुआ है 84 बेनेस का नोटिस और 30 दिनों के अंदर पेश न होने पर संपत्ति को कुर्क करने की बात कही जा रही है। आपको बताएं कि 2020 में फर्जी पासपोर्ट बनाकर जो है विदेश भाग गया था और अब जो है साफ तौर पर सख्त कार्रवाई शारिक साटा के खिलाफ होने जा रही है। तो बड़ी अहम जानकारी, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड एसआईटी के अब निशाने पर है और शारिक साटा के खिलाफ नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अगर तय समय सीमा के अंदर शारिक साटा जो है कोर्ट में पेश नहीं होता है तो इसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी ने पूरा प्लान जो है कार्रवाई को लेकर तैयार कर लिया है। 30 दिन में पेश ना होने पर संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी, ये अहम जानकारी। और आपको बताएं कि 2020 में फर्जी पासपोर्ट बनाकर जो है विदेश भाग गया था, लेकिन अब जो है चंगुल में साफ तौर पर शारिक साटा आने वाला है, चाहे विदेश जाए चाहे देश के किसी भी कोने में हो। अब एसआईटी ने साफ तौर पर शारिक साटा को पकड़ने का एक्शन प्लान तैयार कर दिया है और अब जो है शारिक साटा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दौसा के सदर अस्पताल से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया। आपको बताएं कि थैलेसीमिया से पीड़ित कुछ बच्चों के खून में HIV संक्रमण की आशंका जताई गई है। इस सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत जांच के आदेश जारी किए। मामला तब उजागर हुआ जब एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के माता-पिता ने आरोप लगाया कि उनके बच्चे को संभवतः HIV संक्रमित रक्त चढ़ाया गया था। आरोप लगने के बाद प्रशासन हरकत में आया और शनिवार को झारखंड स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच दल चाईबासा पहुंचा। जांच टीम की रिपोर्ट में सामने आया कि अस्पताल में कुल 56 थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे इलाजरत हैं, जिसमें से 6 बच्चों के खून में HIV संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रभावित बच्चों की उम्र करीब 6 से 8 वर्ष के बीच बताई जा रही है। ये पूरा मामला उस बच्चे से शुरू हुआ था जिसके माता-पिता ने सबसे पहले संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की शिकायत की थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि विशेषज्ञों के अनुसार उस 7 वर्षीय बच्चे को अब तक लगभग 32 दाताओं का रक्त चढ़ाया जा चुका है। अब स्वास्थ्य विभाग उन सभी रक्तदाताओं की सूची तैयार कर रहा है और प्रत्येक का ब्लड टेस्ट कराया जाएगा ताकि संक्रमण के स्रोत का पता लगाया जा सके। लखनऊ के काकोरी स्थित सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक एक गर्भवती महिलाओं को एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। शनिवार सुबह करीब 11 बजे महिला का ऑपरेशन हुआ था और उसने एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती रखा गया था, लेकिन रविवार तड़के अस्पताल कर्मियों ने गलती से महिला को एक्सपायरी डेट वाला ग्लूकोज चढ़ा दिया। महिला के परिजनों ने जब ग्लूकोज की बोतल देखी तो पाया कि उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। परिजनों ने यह भी बताया कि अन्य मरीजों को भी वही एक्सपायरी ग्लूकोज दिया जा रहा था। विरोध करने पर अस्पताल स्टॉक ने गलती स्वीकार की और काफी माफी मांगी। इसके बाद महिला की हालत बिगड़ने पर उसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ रेफर किया गया, जहां पर उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार।